नमस्कार संस्कृताय मित्रों, शुभ प्रभात है। मैं विजय भव क्लासेस से पवन सर आपका इस चैनल पर सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। ठीक है, चलिए आज हम जो है हिंदी शिक्षण का भाग 2 ले रहे हैं। व्याकरण शिक्षण से संबंधित विधियाँ। तो इसमें क्या है, पहला विधि है आगमन विधि। पहली विधि है हमारी आगमन विधि। इसका अन्य नाम क्या है, सूत्र निर्माण विधि भी इसको कहा जाता है। और इसके अन्य नाम और भी दिए हैं, जैसे सरल से कठिन की ओर। इसमें सबसे बच्चे को सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर क्या कराया जाता है, सरल से कठिन की ओर ले जाया जाता है। और मूर्त उसके सामने जो प्रत्यक्ष दिखाई दे, फिर उसको अमूर्त की तरफ ले जाता है। और ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ बच्चे को पूर्व ज्ञान से ज्ञात हों और फिर उसको अज्ञात की ओर ले जाते हैं इस विधि में। फिर क्या आता है, उदाहरण के पश्चात नियम। इस विधि में उदाहरण के पश्चात नियम बताया जाता है। सबसे पहले उदाहरण देते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय। फिर उसके बाद नियम बताते हैं। जैसे क्या दिया है, एक की संधि का है तो इसमें वृद्धि संधि है या दीर्घ संधि है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विद्या प्लस आलय में क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, तो अकः सवर्णे दीर्घा, ये हमारा नियम बताया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यह एक कैसी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में सूत्रों का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिएगा अगली विधि है हमारी निगमन विधि। तो निगमन विधि में क्या होता है, नियम के पश्चात उदाहरण। नियम के पश्चात उदाहरण। इसमें सबसे पहले, जैसे उदाहरण देने से पहले इसमें नियम बताया था। ये जो है उच्च स्तर की कक्षा के लिए प्रयोग होता है। नियम पहले बताया जाएगा, जैसे अकः सवर्णे दीर्घा, नियम बता दिया गया। फिर उसके बाद में उदाहरण बताया जाता है बच्चों को। तो यह जो है उच्च स्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। यह विधि अमनोवैज्ञानिक व रटने पर जोर देने वाली है। यह विधि जो है निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक और वह रटने पर जोर देने वाली है। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें जो है, इस विधि में, निगमन विधि में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसमें समय कम लगता है। जो है निगमन विधि में समय कम लगता है। ध्यान दें, आगमन निगमन की विपरीत विधि है। आगमन जो है निगमन की विपरीत विधि है। आगमन निगमन की विरोधी विधि नहीं। आगमन जो है निगमन की विरोधी विधि नहीं है, एक दूसरे के पूरक विधि हैं। ठीक है, ये जो है एक दूसरे के पूरक विधि हैं और एक दूसरे के सहयोगी विधि भी हैं। आगमन निगमन विधि जो है एक दूसरे की सहयोगी विधि है। तो अगली हमारी है विधि, कौन सी है, भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि में क्या आता है, इसमें अध्यापक के संपर्क में रहकर सीखा जाता है। यह भाषा जो है, यह नियम भाषा संसर्ग विधि, ये अध्यापक के संपर्क में रहकर बच्चा सीखता है। व्याकरण की सर्वाधिक व्यवहारिक विधि है। यह विधि जो है भाषा संसर्ग विधि व्याकरण की सर्वाधिक व्यवहारिक विधि है। इसमें अध्यापक जो है भाषा का अध्ययन करता है और बच्चे उसको सीखते हैं, ठीक, अध्यापक के संपर्क में रह करके। और उसमें जो है व्याकरण की सर्वाधिक व्यवहारिक विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है परंपरागत विधि। क्या है, अगली विधि हमारी है परंपरागत विधि। तो इसका प्रयोग व्याकरण शिक्षण व अनुवाद पर बल देते हैं। इस विधि का व्याकरण शिक्षण व अनुवाद पर बल दिया जाता है। द्वितीय भाषा को अनुवाद के माध्यम से प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगली विधि हमारी प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, इसमें सबसे पहले बालक को मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। इसमें जो है बालक को प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। इसमें बालक को उसके सामने जो भी प्रत्यक्ष दिखाई देगा उसी का वो बालक अनुकरण करेगा और देखेगा।
अगली है समवाय विधि। तो समवाय विधि में क्या होता है, यह जो है गद्य पद्य के माध्यम से शिक्षण है, या गद्य पद्य के माध्यम से गद्य शिक्षण मतलब शिक्षण विधि है। ठीक है। अगला हमारा है, अगला क्या टॉपिक होगा, मूल्यांकन। क्या है, चलिए देखिएगा। अगला है हमारा मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में क्या होता है, व्यवहार परिवर्तन के गुणों का व्यापक आकलन। ये कट गया है, थोड़ा लिख लेना। क्या होगा, व्यवहार परिवर्तन के गुणों दोषों का व्यापक आकलन मूल्यांकन है। ठीक है। तो व्यवहार परिवर्तन अर्थात बालक के जो व्यवहार परिवर्तन के गुणों दोषों का व्यापक आकलन किया जाता है, वो हमारा मूल्यांकन है। ठीक है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, देखिएगा, बड़ा कर देते हैं। इसमें छात्रों की जो है उपलब्धि का पता लगाना। मूल्यांकन में क्या होता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें मूल्यांकन में इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना। दूसरा है छात्रों की योग्यता, कुशलता व रुचि का पता लगाना। छात्रों की योग्यता, कुशलता व रुचि का पता लगाना। ठीक है, लगाना। अगला है छात्र की कठिनाई व असफलता का पता लगाना। क्या होगा, छात्र की कठिनाई व असफलता का पता लगाना। ये हमारा जो है बताया गया उद्देश्य है। अगला पॉइंट क्या आता है, शिक्षकों की कुशलता व सफलता का पता लगाना। और भी अगला क्या है, अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाना मूल्यांकन है। ठीक है। अगला मूल्यांकन के प्रकार। क्या होगा, मूल्यांकन के प्रकार देखिएगा क्या होता है। मूल्यांकन दो प्रकार का होता है। एक होता है सतत मूल्यांकन, एक होता है व्यापक मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन के अंतर्गत परिभाषा क्या है, अधिगम के दौरान बालक के व्यवहार का अध्ययन करना और व्यवहार के माध्यम से उसकी व्याख्या करना ही सतत मूल्यांकन है। अधिगम के दौरान बालक के व्यवहार का अध्ययन करना और उसकी व्याख्या कर देना ही सतत मूल्यांकन है। दूसरा क्या है, व्यापक मूल्यांकन की परिभाषा, अधिगम की समाप्ति पर बालक के व्यवहार का अध्ययन व वर्णन जो है। इसमें क्या होता है, अधिगम की समाप्ति पर बालक के व्यवहार का अध्ययन व वर्णन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है, प्रारंभ में भाषा अमूर्त होती है। प्रारंभ में भाषा कैसी होती है, अमूर्त। प्रारंभ में शब्द का प्रयोग होता है। प्रारंभ में सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है प्रारंभ में सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। अगला पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण में क्या है, भाषा अनुवाद विधि, यह केवल अनुवाद द्वारा होती है। अगली विधि है भाष्य विधि। इसमें जो है भाष्य विधि में क्या होता है, विस्तृत व्याख्या, काव्य सौंदर्य, रस अलंकार आदि को बताया जाता है।
अन्वय विधि शब्दों को कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार संयोजित करते हुए सही क्रम में रखकर वाक्य बनाना ही अन्वय विधि है। अन्वय के दो भेद होते हैं। अन्वय विधि क्या होती है? कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार संयोजित करके सही क्रम में रखकर वाक्य बनाना ही अन्वय विधि है। अन्वय दो प्रकार का होता है। एक है वाक्य को सही क्रम में रखना, इसको क्या कहलाता है? दंडान्वय विधि। और शब्द को सही क्रम में रखना, वाक्य को सही क्रम में रखने के लिए इसको क्या कहते हैं? दंडान्वय विधि। और शब्द को सही क्रम में रखने के लिए इस विधि को खंडान्वय विधि कहा जाता है। समीक्षा विधि गुण दोषों की चर्चा करना ही समीक्षा विधि है इसमें। अगला है गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण में हरवर्ती पंचवती विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके 5 पद होते हैं। इसके 5 पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रस्तावना। सबसे पहले प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या आता है? प्रस्तावना में क्या आता है? प्रस्तावना में सबसे पहले बालक को पूर्व ज्ञान से जोड़ करके जो है पाठ का अनुकरण कराया जाता है। सबसे पहले बालक को पूर्व ज्ञान से और उसके भाषाई परिवेश से जोड़ करके वो भाषा का विकास कराया जाता है। अगला है दूसरा सामान्यीकरण। सामान्यीकरण इसमें क्या होता है? इसमें बालक को सामान्य भाषाओं का अध्ययन कराकर पूर्व ज्ञान से जोड़ करके जो सामान्य भाषा और पाठ का अनुकरण कराया जाता है उसको सामान्य विषय के अंतर्गत रखा जाता है। और तुलना, फिर उसका जो है पाठ को पढ़ाया जाता है, उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बीच में बालक के जो है तुलना की जाती है विकास में। मूल्यांकन, फिर जो है चौथा नंबर क्या होता है? मूल्यांकन में बालक ने कितना सीखा, क्या सीखा, इसके बाद जो है तुलना के बाद में बालक का जो अधिगम में मूल्यांकन किया जाता है। फिर प्रयोग, मूल्यांकन के बाद में बच्चे का जो है अधिगम का प्रयोग किया जाता है कि कितना इसने जो है उपलब्धि प्राप्त की है। अगला है इसमें पाठ्य पुस्तक विधि। निम्न कक्षाओं हेतु बेहतर। व्याख्या विधि क्या है? उच्च कक्षाओं हेतु बेहतर। पाठ्य पुस्तक विधि जो है निम्न कक्षाओं हेतु बेहतर बताया जाता है। तो किस विधि जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है कक्षा को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बालक को कक्षा हेतु बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? व्याख्या विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, और अगला है हमारा क्या होगा? अगला क्या होगा? और मूल्यांकन प्रयोगशाला विधि, ये हमारा होगा। तो इसमें क्या होगा? पाठ्य पुस्तक विधि वाला विकल्प सही होगा। बस आज यहीं तक चलते हैं, फिर कल आपको इससे अच्छा टॉपिक बताएंगे। नमस्कार मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद सभी मित्रों को। नमस्कार।